देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज ये देश है हमारा में हमारे साथ वो शख्सियत है जिन्होंने सियासत में एक नया मानक तय कर दिया है। ये जिस क्षेत्र में रही, जिस रोल में रही, हमेशा सुपरहिट रही। जब ये टीवी के पर्दे पर आई तो इन्होंने टीवी का इतिहास और भूगोल दोनों बदल के रख दिया, और जब ये राजनीति के मैदान में उतरी हैं तो इन्होंने सीधे देश के सबसे पुराने और सबसे दमदार राजनीतिक परिवार कहे जाने वाले गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी को चुनौती देते हुए अमेठी के अखाड़े में उन्हें कड़ी और बड़ी टक्कर दे डाली, और एक बार फिर राहुल से सियासी दो हाथ करने को तैयार है। और फिर जब ये मोदी सरकार में मंत्री की भूमिका में आई तो वहां भी अपना लोहा मनवाया और कई बार विवादों में भी रही। ये विरोधियों को खुलकर ललकारती हैं और साथ ही तीखे तेवर से लेकर भावुक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। हमारे साथ आज मौजूद है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिनसे आज 5 साल के कामकाज का हिसाब मांगा जाएगा। मंत्री के तौर पर इनके काम का पोस्टमार्टम भी होगा और इनको लेकर हुए विवादों पर ये सफाई भी देंगी। स्मृति जी, आपका स्वागत है। लेकिन सवालों की बौछार पर जाने से पहले नजर डालते हैं पिछले 5 साल में स्मृति ईरानी के कामकाज पर, और अब तो स्मृति ईरानी के नाम के साथ चौकीदार भी जुड़ गया है, तो तमाम सवाल पूछे जाएंगे। जनता जनार्दन भी सवाल पूछेगी, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे। लेकिन पहले पिछले 5 साल में स्मृति ईरानी ने क्या क्या किया है वो देखते हैं। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूं। आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, सर काम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। हजरत साहब का नाम मेरे नाम मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी साहब। कभी दम हो तो सुना दीजिएगा। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूँ, मेरी जात क्या है बताकर देखिए। जवाब देने का अंदाज ऐसा कि विरोधी भी निःशब्द हो जाए। जीजा जी के साथ साले साहब भी इस फैमिली पैकेज भ्रष्टाचार के में लिप्त हैं। 2014 में राहुल गांधी को उनके ही गढ़ में चुनौती देने वाली स्मृति ईरानी का उनसे सियासी बैर जग जाहिर है। 2014 के चुनाव में बूथ बूथ भागे थे राहुल गांधी पहली बार अमेठी में। अब कामदार का काम ऐसा कि नामदार को भी सड़क पर उतरना पड़ा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को गुस्सा भी खूब आता है। आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं, नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। जवाब सुनिए सिंधिया साहब। जब बात राष्ट्रवाद की आए तो छक्के छुड़ाने में भी वो पीछे नहीं हैं। ये सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी, लेकिन उनके बेटे ने कभी भारत की बर्बादी के नारों का समर्थन नहीं किया। मानव संसाधन विकास और सूचना प्रसारण के बाद कपड़ा मंत्रालय संभालने वाली स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। कि बहन स्मृति ईरानी जी उम्मीदवार के रूप में आपके बीच आई थी, आपके लिए नया चेहरा था, नया परिचय था, लेकिन आपने बहुत आशीर्वाद दिए। तो क्या स्मृति ईरानी 2014 की हार का बदला ले पाएंगी? आज देश है हमारा में होगी आर पार की टक्कर, और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को देने होंगे जनता के तीखे सवालों के जवाब। तो स्मृति ईरानी हमारे साथ मौजूद है। स्मृति ईरानी, आपके कई चेहरे देखने को मिले, भावुक भी हुई, गुस्सा भी आया, और आपने अपनी पार्टी के लिए ताल भी ठोकी अमेठी के अंदर। लेकिन अब आप चौकीदार हैं। आपने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, वह अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूं, हां मैं भी चौकीदार हूं। स्मृति ईरानी को चौकीदार बनने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है कि आज अगर आप चौकीदार की परिभाषा करें, राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर, तो कौन है वो चौकीदार? वो चौकीदार वो व्यक्ति है जो न सिर्फ सरहद पर तैनात है ताकि मां भारती की रक्षा हो सके, वो चौकीदार वो व्यक्ति भी है जो चाहता है कि उसकी गली, उसका गांव, उसका प्रदेश स्वच्छ रहे।
वो चौकीदार वो भी है जो चाहता है कि महिलाओं का सम्मान हो, अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो। वो चौकीदार वो भी है जो चाहता है लॉ एंड ऑर्डर का वास हो। वो चौकीदार वो भी है जो बड़ों का सम्मान करे, जो छोटों से प्यार करे। और राहुल गांधी ने इस चौकीदार का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक सभा में बोला, इन सब ने आपको नरेंद्र मोदी ने खुद चोरी करी है और वो आप सबको चौकीदार बनाकर आप सबको चोर बना रहे हैं। अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि अपने राष्ट्र पर, अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर, अपने कर्तव्य निष्ठा होने पर गर्व करना कहीं ना कहीं उनका अपमान है, तो वो अपमान सही। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हिंदुस्तानी हर प्रदेश में, हर गली नुक्कड़ में खड़ा होकर बड़े गर्व से कहता है हाँ मैं हिंदुस्तानी हूं, तो वो हिंदुस्तानी इस कल्पना में नहीं है कि जिस राहुल गांधी ने भारत तेरे टुकड़े होंगे का समर्थन किया, वो भारत के अभिमान का समर्थन करेगा। जो आपने पार्लियामेंट में भाषण दिया, आपने बोला सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी। बिल्कुल, लेकिन उनके बेटे राजीव गांधी ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे के साथ नहीं था। लेकिन उनके बेटे कभी खड़े नहीं हुए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। कांग्रेस का कहना है कि स्मृति ईरानी अपनी इंपॉर्टेंस को जगाने के लिए, उनका आरोप है वो राहुल गांधी पर अटैक करती हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इस बात का एहसास है कि स्मृति ईरानी जो भी है अपने माँ बाप के नाम की वजह से नहीं है। मैंने जो भी किया जीवन में खानदान के नाम का सहारा नहीं लिया, नौकरी की कतारों में खड़ी रही और 18 वर्ष मीडिया की दृष्टि से मैंने एक शिखर को छुआ। अब इसलिए नहीं छुआ क्योंकि मेरे नाम के पीछे पिताजी का नाम लिखा था, इसलिए छुआ क्योंकि माता पिता ने संस्कार ये दी थे कि भाई अपने दम पर कुछ बनो जीवन में, किसी और के सहारे या कोई क्रच लेकर मत बनो। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये बात समझ नहीं आती क्योंकि उनका तो पूरा जीवन ही व्यतीत हुआ है खानदान के नाम की वजह से। अभी पीछे आपने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें बोला कि गांधी और वाड्रा परिवार करप्शन का फैमिली पैक है। उसको लेकर कांग्रेस को बहुत तकलीफ है। उन्होंने बोला कि आप टारगेट करते हैं अपनी इंपॉर्टेंस को जगाने के लिए। कांग्रेस नहीं चाहती कि गांधी वाड्रा परिवार की सच्चाई राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो। और ये सत्य है कि रेड हुई एचएल पावा के घर, गांधी वाड्रा परिवार के घर में रेड नहीं हुई। उनके एचएल पावा के घर से कागजात पाए जाते हैं कि जी हाँ मेरे साथ जमीन की खरीद फरोख्त राहुल गांधी ने की। एचएल पावा कहते हैं नहीं मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने सीसी थम्पी से पैसे लिए, उन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा की रकम मुझे दी ताकि मैं गांधी वाड्रा परिवार को दे सकूं। अब इतनी क्या विवशता किसी की कि आप एक व्यक्ति से पूरा खानदान जमीन की खरीद फरोख्त करता है। और प्रतिनिधि कौन बनता है? जो वाड्रा साहब के प्रतिनिधि है महेश नागर, वही साले साहब के प्रतिनिधि बनते हैं। मतलब पूरे देश में इस खानदान को दो लोग मिले, एक जमीन खरीदने के लिए, एक जमीन बेचने के लिए। और ऐसा व्यक्ति खरीद फरोख्त कर रहा है जिसके पास खुद पैसे नहीं। तो खुद कह चुके हैं कि अगर हमने गलती करी है तो हम पे कार्रवाई कर दो। बिल्कुल, राहुल गांधी वही कहेंगे कि अगर गलती की है तो कार्रवाई करो। और वहां से फिर खबरें ही आती हैं कि जीजा साहब को बार बार बुलाया जाता है कि भाई आप हमारे सामने बैठ के इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कीजिए। जीजा साहब कहते हैं नहीं आज मेरी तबीयत खराब है, तो साले साहब कहते हैं हाँ इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन जीजा साहब जब आते कहते नहीं मेरी तबीयत आज खराब है, मैं कल आऊंगा। गांधी वाड्रा परिवार के द्वारा सोशल वर्क करता है। सोशल वर्क, जमीन लूटना सोशल वर्क है क्या? पूछिए जनता से। जमीनें हड़पना आज तक मैंने कभी नहीं सुना सोशल वर्क की परिभाषा में जमीन को हड़पना सोशल वर्क बनाओ। मतलब आप लोगों ने पूरा तय कर लिया है कि अब आप भाई हमने कहा तय किया, आपने तय कर लिया। हमने कहा वो जीजा राहुल के मेरे नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के मुंह पर आजकल 3 नाम है सबसे ज्यादा। एक तो प्रधानमंत्री मोदी का तो सबसे ज्यादा, फिर अमित शाह का, और अब तीसरा नाम स्मृति ईरानी का आ गया है। वो कहते हैं कि देखिए स्मृति ईरानी जो है वो कांग्रेस को टारगेट कर रही हैं, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं क्योंकि उनका महत्व, उनकी इंपॉर्टेंस बनी रही। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस के ऊपर मेहरबानी की मायावती और अखिलेश ने और कहा नहीं ठीक है छोड़ो अमेठी में तुमको अकेले लड़ने देते हैं, उनको सहारे की जरूरत है, मुझे नहीं। ठीक है, मेरे साथ आलोक मेहता भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और रामकृपाल सिंह जी भी हैं, और बाकी जनता जनार्दन भी। आलोक जी सवाल क्या है आपका? स्मृति, पहले तो आपको बधाई कि इस सरकार में 5 साल में अभी जैसा दिखाया भी गया 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय, माने सूचना प्रसारण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और टेक्सटाइल दिया गया। आप चूंकि इतना अनुभव आपको मिला, आपका सबसे पसंदीदा मंत्रालय कौन सा रहा? चूंकि मीडिया भी है और सबसे बड़ी रुकावट जैसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, चूंकि हम सब मानते हैं, जैसा आपने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार में भी भ्रष्टाचार में और ब्यूरोक्रेसी सब जगह रोड़े अटकाती है, या कई बार संगठन या दबाव या कॉर्पोरेट दबाव सब जो दुनिया कहती है।
तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि आपको सबसे प्रिय कौन सा रहा और सबसे कठिनाई जो इस सरकार में रह करके, क्योंकि कोई तो सफलता होगी जिसकी वजह से आपको महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले, कई लोग चाहे विरोधी हो या वो चाहते होंगे इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय आपको मिले, तो क्या दोनों रहस्य कुछ बताएंगी जनता मैं को? इतना ही कहना चाहूंगी आलोक जी कि ये आपका बड़प्पन है कि आप स्वीकार करते हैं कि कई इंपॉर्टेंट विषयों पर मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिन लोगों ने शिक्षा को राजनीति का अखाड़ा बनाया, जब जब उनके अखाड़े मैंने बंद किए तब तब वो चिल्लाए। पर वो उल्टा आप पे आरोप लगाते थे कि वो शिक्षा बिल्कुल। का भगवाकरण कर दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप आरएसएस का एजेंडा फॉलो कर अगर रही ये हैं। कहना कि भारत माता की जय हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है भगवाकरण है, तो मुझे वो स्वीकार है। मैं अपने देश पे गर्व करती हूं। अगर किसी को लगता है कि वो भगवा एजेंडा है तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि भारत की जय जयकार भारत में नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी? लेकिन जब आप एचआरडी मिनिस्टर थी उस समय कुछ यूनिवर्सिटी में बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई। विपक्ष का आरोप था कि बीजेपी ये कंट्रोवर्सीज कराना चाह रही है, शिक्षा संस्थानों में राजनीति करना चाह रही है। खासतौर पे जेएनयू का एपिसोड, बीजेपी ने क्या राहुल गांधी का हाथ पकड़ के जेएनयू में उनको स्थापित किया था कि वो बोले हाँ बोलो भारत तेरे टुकड़े होंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? ये राहुल गांधी स्वेच्छा से उनको लगा हाँ मोदी का विरोध करने के लिए जरूरी है कि मैं कह डालूं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। दूध पीते बच्चे हैं क्या राहुल गांधी? 50 की उम्र होने वाली है उनकी। क्या बात कर रहे हैं आप? और अभी तो कांग्रेस उनको युवराज ही कहती है। और युवराज कहना उनकी मजबूरी है जी। और अगर लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी युवराज का खिताब उन्हें देती है तो आप सोचिए लोकतंत्र के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है। प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉग भी लिखा और उसके बाद एक निशाना साधा तारिक अनवर ने बोला प्रधानमंत्री का अपना तो कोई वंश है नहीं, इसलिए वो वंशवाद की राजनीति की आलोचना करते हैं और उन्हें वंशवाद समझ में भी नहीं आता। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं भी आलोचना करती हूँ। आप पूछ लीजिए यहाँ कितने लोग हैं जो आलोचना करते हैं। इस प्रकार की नीच टिप्पणी करना कांग्रेस को और उनके समर्थकों को सुहाता होगा। हमें नहीं लगता। आज यहाँ जितने नागरिक बैठे हैं, मुझे नहीं पता उनमें से कितनों ने बीजेपी का समर्थन किया नहीं किया, लेकिन हर नागरिक जानता है कि हम किसको देश का प्रधान सेवक बनाना चाहते हैं। वो व्यक्ति जो देश को सर्वोच्च रखे, वो नहीं जो अपने खानदान की, अपने बच्चों की, अपनी माताजी की, अपने जीजाजी की पहले चिंता करे। तारिक अनवर की टिप्पणी पे अगर आपको एक लाइन बोलनी हो तो आप क्या बोलेंगी? कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे नेता चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ बोला जाए ताकि उनकी राजनीतिक कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हमारी टिप्पणी से चलती रहें। जी आप कुछ कहना चाह रही है मैडम, सवाल क्या है आपका बताइए। कांग्रेस पर हमेशा वंशवाद का आरोप लगता है जी। कपिल सिब्बल का कहना है कि असली वंशवाद तो आरएसएस करती है, क्योंकि उनकी पसंद का ही राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? बहन जी, मेरा इतना कहना है, वंशवाद की परिभाषा क्या कि आपकी पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जो आपके पालने में खेले, जो आपके गर्भ से जन्म ले, वो वंशवाद है। आरएसएस क्या है? जो अपना परिवार त्याग कर वापस कभी परिवार में ना लौटकर छोटे से छोटे गांव, छोटे से छोटे जिले में जाकर सेवा देते हैं। उनमें से हजारों की संख्या में स्वयंसेवक ना कभी आपने देखे ना कभी आपने सुने, जिन लोगों ने कभी भी सत्ता का नहीं बल्कि देश का समर्थन किया। अब ये कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल को खटकता होगा कि कौन अपने परिवार का त्याग करके राष्ट्र हित में अपने आप को सर्वोच्च हित के दृष्टि से समर्पित कर दे। लेकिन ये वही कपिल सिब्बल हैं जो रक्षा सौदे के दलाल संजय भंडारी के वकील बनते हैं। तो जिनको रक्षा सौदों के दलाल भाते हैं उनको त्याग और बलिदान से कहां वास्ता होगा? स्मृति जी, क्या आपको लगता है ये चुनाव एक बार फिर चौकीदार बनाम वंशवाद हो रहा है? देखिए 2014 में ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा चाय वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। देश की जनता ने दो टूक जवाब दे दिया कि भाई अगर कोई एक सामान्य गरीब परिवार में जन्मा है, गांव में अपने पुरुषार्थ से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, उसको बिल्कुल हक है कि हम उस पर विश्वास करें, उसको एक मौका दें और वो फिर देश को एक नए शिखर पर ले जाए। इसलिए चाय वाला का वो कटाक्ष करते थे, चाय वाला को सम्मान के साथ देश ने स्वीकार किया, उसे प्रधान सेवक बनाया। आज वो चौकीदार। आपने कभी सोचा अमीश जी, ये छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, इन्हीं का अपमान कांग्रेस पार्टी क्यों करती है?
वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्योंकि एक बिजनेसमैन का फायदा करा, हम तो इसलिए ये बात किसका फायदा किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुना दिया फैसला, कैग ने अपना फैसला सुना दिया। राहुल गांधी को ये लगता है जो वो उनके मुंह से निकले वही सत्य है। अब वो महादेव तो है नहीं, भगवान तो है नहीं कि जो वो कह रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब झूठ। पर एक सवाल, येदियुरप्पा भी चौकीदार है, एमजे अकबर भी चौकीदार है, अगर ये सब भी चौकीदार है तो चौकीदार की परिभाषा खराब कर रही है। अगर उस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा होता जी इतना सारा, तो अपने बड़े भाई और भाभी से पैसा लेके कर्जा थोड़ा ना चुका रहा होता। क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये दोनों चीजें कहीं मेल नहीं खाती, विरोधाभास। अच्छा, दूसरा ये गाली बकते हैं उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, फिर उस इंडस्ट्रियलिस्ट के खानदान की शादियों में जाके फोटो खिंचवाते हैं उसके साथ। आपको या तो उससे बड़ा बेर होना चाहिए, फिर आप उसी इंडस्ट्रियलिस्ट के वकील बन जाते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। मम्मी जी उनके विमान में घूमती हैं पूरे देश में। तो ये विरोधाभास तो निश्चित रूप से है। या तो आपको इतना गुस्सा है कि आपका कोई नेता उसका वकील ना बने, आप उसकी किसी शादी में ना जाए, आपकी माताजी उनके प्लेन में एक बार ना चढ़े, तो आपको मेवा भी खाना है और मोदी पे कटाक्ष भी करना है। जी, लेकिन एमजे अकबर और येदियुरप्पा भी चौकीदार है। इस सवाल का जवाब क्या होगा? अब स्वेच्छा से उन्होंने इसको स्वीकार किया है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि अब ये भी चौकीदार है, तो चौकीदारों को बीजेपी चौकीदारों का नुकसान कर रही है। मुझे ऐसा लगता है जी, कांग्रेस के पास आज विकास के संदर्भ में कोई भी अमीश जी मुद्दा बचा नहीं है। जी, वो देश भर की बात करते हैं। मैं वापस आपको अमेठी खींच लाती हूँ। अमेठी जो रायबरेली भी चलेंगे। नहीं, गांधी वाड्रा खानदान की बपोती उसको मानते हैं सब जी। अमेठी में कलेक्टर का ऑफिस 2017 में, यहां बैठे नागरिकों से कहना चाहती हूँ, कलेक्टर का ऑफिस वो ऑफिस है जहां से प्रशासन बहुत सामान्य तौर पे एक जिले में चलता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अमेठी में 2017 में पहली बार कलेक्टर ऑफिस का शिलान्यास किया योगी ने। मतलब गांधी वाड्रा खानदान के चलते अमेठी में 2017 तक कलेक्टर के ऑफिस को भी बनाना उन्होंने उचित नहीं समझा। और ये विकास के बारे में कटाक्ष कर रहे हैं, नाक के नीचे विकास नहीं कर पाए। मैं अब विकास पर भी आऊंगा और प्रियंका वाड्रा पर भी आऊंगा, क्योंकि आपके हर शब्द के अंदर गांधी वाड्रा परिवार है, वो फैमिली पैक आपके हर आंसर के अंदर है। रामकृपाल जी कुछ पूछना चाहते हैं। रामकृपाल जी, प्रियंका वाड्रा पर आप क्या कहना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं जितनी बातें स्मृति जी ने कही हैं मैं उसका कायल हूं। एक मेरा सवाल यह है कि 2014 में एक नारा लेकर के आप लोग आए थे, कांग्रेस मुक्त भारत, और करीब करीब कांग्रेस 44 सीट पे सिमट गई। और पूरे अगर हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी, कामरूप से कच्छ तक देखिए तो कई राज्यों में वो क्षेत्रीय पार्टियों से भी बहुत नीचे है। लेकिन 4 साल में मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कि जितनी बार आप लोगों ने कांग्रेस और पर्टिकुलरली राहुल का नाम ले लेकर के, जो राहुल को अनावश्यक प्रचार मिला है, कहीं ना कहीं राहुल फोकस में आ गए। सो मेरा ये कहना है कि अटैक इन एंटिसिपेशन, या अगर कांग्रेस जिसकी हकदार नहीं थी मुझे लगता था, लेकिन जो राहुल को आज कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों का ज्यादा उसकी चर्चा करना, बार बार वो करना, विक्टिम कार्ड के रूप में बेचारा की शक्ल तो नहीं बन रही है? क्या राहुल मेरा बेचारा की छवि बना दी आप लोगों ने? नहीं, मुझे लगता है रामकृपाल जी, जो मसूद अजहर को जी देकर सम्मान करे वो देश के लिए कभी बेचारा नहीं हो सकता। जो आतंकवादियों के प्रति इतना सम्मान रखे, वो मेरी राजनीति छोड़ दीजिए, बीजेपी की आइडियोलॉजी छोड़ दीजिए, वो देश को कभी स्वीकार नहीं होगा। आज देश ये भी पूछता है ना कि 26/11 के आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के पास मौका था कि वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन उस वक्त नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ना उनमें राजनीतिक की क्षमता थी, ना देश के प्रति या फिर जो आतंकी हमला हुआ उसके प्रति इतना मन में आक्रोश था। तो अगर आप ये भी कहते, डिवोर्स कर दें कि बीजेपी की आइडियोलॉजी की दृष्टि से ना भी देखें, तो आज देश इन मूलभूत प्रश्नों पर कांग्रेस से सवाल कर रहा है, और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, तो उनके बारे में अगर वो कोई कटाक्ष करते हैं तो हमें कोई जवाब देना है। इसका मतलब वो नहीं कि हम माइलेज दे रहे हैं। पर 3 राज्यों में जो कांग्रेस की जीत हुई वो राहुल की स्ट्रैटेजी की जीत मानी जा रही है। अच्छा, अगर इतनी स्ट्रैटेजी में क्षमता होती तो सारे राज्य जीतते हो,
पर मध्य प्रदेश वही तो कह रहे हो, अगर छत्तीसगढ़ जीते, इतनी स्ट्रैटेजी में राजस्थान आज जीते। आप महामिलावट को देख लीजिए, ममता बनर्जी को राहुल स्वीकार नहीं है, मायावती को राहुल स्वीकार नहीं है, अखिलेश को राहुल स्वीकार नहीं वो कह रहे हैं हम है। अकेले ही अपने बूते सरकार बनाने की क्योंकि स्थिति कोई में आ आना रहे हैं। नहीं चाहते, साथ नहीं आना चाहते। नहीं, अब तो प्रियंका आज तो वाड्रा ये भी आ गई हालत हो गई है। है महामिलावट की कि वो अरविंद केजरीवाल जो पहले गाली बकते थे आज गिड़गिड़ा रहे, ले लो ले लो ले लो मुझे। खैर, ये तो अरविंद हालत केजरीवाल की उनके स्थिति अलग है, महामिलावट लेकिन की। अब तो प्रियंका वाड्रा भी मैदान में कूद गई है, उस पर आपका क्या विचार है? कोई विचार नहीं है। क्या विचार हो? वो हमारे लिए थोड़ी ना कूदी है, अपने पति को बचाने के लिए कूदी है जी। पर अब कांग्रेस कह रही है कि आप राहुल यहाँ- गांधी प्लस प्रियंका यहाँ गांधी। यहाँ जितनी भ्याता महिलाएं बैठी जी। हैं उनसे पूछ लीजिए, अगर भगवान ना करे हमारे घर पर पुलिस आ धमकी पकड़ने के लिए, कौन सी महिला बड़े गर्व के साथ कहेगी मैं जा रही हूं अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन? कोई नहीं कहेगी। तो श्रीमती वाड्रा हमें हराने नहीं, खुद को और अपने पति को बचाने के लिए उतरी हैं। ये आपका एक आरोप है, लेकिन नहीं, आप यहाँ कितनी भ्याता औरतें बैठी पूछ लीजिए, कोई गर्व कोई से कुछ नहीं कहना सीना चाहता है तान इसके के ऊपर? चलेगा, अरे हाँ जी चोरी की है, हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। चौकीदार ने ऐसी कौन सी कमी कर दी कि सारे बीजेपी के नेताओं को अपने नाम के आगे चौकीदार लगाना पड़ा है? नंबर 2, राफेल की फाइलें कहाँ गोल हो गई, कैसे गोल हो गई? मैं दो चीजें बोल रही हूँ। एक, आप किसी के नाम को अपने नाम से तब जोड़ते हैं मैम जब आपको उन पे फक्र हो। तो अगर मुझे सामान्य हिंदुस्तानी हो या देश का प्रधान सेवक हो उस पर नाज है, तभी मैं अपने नाम से, जिस नाम से मेरे पिता का, मेरे पति का नाम जुड़ा है, मेरे पुरखों का नाम जुड़ा है, तभी मैं किसी और का नाम जोड़ूंगी जब मुझे उनके प्रति गर्व हो, उनके प्रति सम्मान हो। दूसरा, जहां तक राफेल की बात आपने की, कोई फाइल खोई नहीं है, पर ये बार बार कहा गया है। पर एजी ने भी एजी ने जो कहा उसके बारे में जो अखबार में आया, जो रक्षा मंत्री ने कहा, उसको पढ़ लीजिए। कोई फाइल खोई नहीं है, किसी को 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं है। मैं इसीलिए आज इस मंच पर खड़ी हूं बोलने के लिए कि उनका झूठ जो सर चढ़कर बोल रहा है उसको शिकस्त पोलिंग बूथ पर मिलेगी। मैं प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं आपके लिए। हमें जितना प्रताड़ित करेंगे हम उतना ही लड़ते रहेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, जनता की जागरूकता ही असली देशभक्ति है। गरीब नहीं अमीर लोगों के लिए होते हैं चौकीदार। खुद को शक्तिमान और 56 इंच के सीने वाले इतने महान नेता आप हैं, सभी वादे पूरे क्यों नहीं किए? सच में यह है कि मौजूदा सरकार दुर्बल है, सीना तानकर सिर्फ बातें करना जानती है, देश नहीं चलाता। दुर्बल लोग बालाकोट में जाके एयर स्ट्राइक नहीं करते। दुर्बल लोग उरी का मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। दुर्बल लोग म्यांमार की धरती पर जॉइंट एक्सरसाइज नहीं करते। दुर्बल वो हैं जो 26/11 के आतंकी हमले के बाद दुबक कर बैठ गए थे घर में। दुर्बल वो लोग हैं जो नारायण स्वामी से अपनी चप्पलें उठवाते हैं। दुर्बल वो नहीं जो जाकर प्रयाग में स्वच्छता करने वालों के पैर धोते हैं। गांधी का एक उन्होंने भाषण दिया अपने मिनॉरिटी सेल के अंदर, और उस भाषण में उन्होंने तेवर बड़े तल्ख दिखाए। उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी वो आदमी है, उनके एग्जैक्टली तेवर ये थे, नरेंद्र मोदी वो आदमी है, अगर उसके सामने कोई तन के खड़ा हो जाए और बोले मैं तुम्हारी नहीं सुनता, वो वहां से भाग जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी को समझता हूं। नरेंद्र मोदी वो आदमी है जिसको आके राहुल गांधी को गले लगाना पड़ा जी। क्या बात कर रहे हैं? वो कहते हैं हमने तो प्यार का संदेशा दिया इससे, कहते हमने प्यार का मैसेज दिया। कांग्रेस इज फॉर लव। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर वाकई में किसी बड़े के प्रति आपके मन में सम्मान, मैं बड़ों से नहीं पूछू, छोटे से पूछू, जितनों के मन में बड़ों के प्रति सम्मान है जी, कितने आके उस बड़े को गले पड़ते हैं या लगते हैं? उसके बाद एक सेकेंड नहीं, उसके बाद कितने लोग बैठ के आंख मारते? क्या बात कर रहे हैं आप? प्रियंका गांधी वाड्रा पर अब आते हैं। और अगर दुर्बल नरेंद्र मोदी होते जी तो उनका पूरा खानदान कहीं ना कहीं किसी नाव में सवार होता। इस वक्त राहुल गांधी को बहन जी की और बहन की जरूरत है, बीजेपी को नहीं जी। पर बहन जी को राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, ये भी एक विडंबना है। ये भी तो सत्य है जी। अब एक बहन की मजबूरी है, दूसरी की नहीं है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा पर आते हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस के लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहते हैं कि देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को दोबारा जीवित कर देगी, आप अमेठी और रायबरेली तो छोड़िए, इस बार 25-30 सीटें हमारी आने वाली। 23 मई को पता चल जाएगा।
आपको अभी क्या लगता है? मुझे 23 मई को पता चल जाएगा। नहीं, एक मुकाबला देखिए, आपका भी प्रियंका वाड्रा से है। नहीं, कहाँ मुकाबला है जी, कहाँ मुकाबला है? मेरे पति जमीन चोर नहीं है। पर वो वो अपने कांग्रेस उनको बड़ा नेता मानती है, महासचिव बनाया है। किस आधार पे? मेरा 20 साल गया है नौकरी में जी, और मैं आज 2 टाइम की एमपी हूं। 3 बार मुझे 3 अलग अलग मंत्रालयों में सेवा करने का मौका मिला है। फिर भी एक सामान्य परिवार से हूं, राजघराने से नहीं हूं। तो आप कहां हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं? लेकिन कांग्रेस को लगता है कि और भगवान की दया से मेरे भाई भी बेवकूफ नहीं है। चलिए, आप राहुल गांधी को बहुत बड़ी मैं अपने भाइयों की बात कर रही हूँ जी। लेकिन आपका कटाक्ष तो राहुल गांधी पर ही है। किसने कहा? मैंने उनका नाम भी नहीं लिया। यही रहा है। मैं बेवकूफ कह रही हूँ तो आप राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि कटाक्ष तो आपका राहुल गांधी पर ही है। अरे क्या बात कर रहे हैं जी? मैं कह रही हूँ मेरा भाई समझदार है, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं राहुल गांधी कर रहे हैं? मैं अपने भाई की कर रही हूँ जी। क्या बात कर रहे हैं आप जी? क्या आपको लगता है कि त्रिकोणीय अगर लड़ाई होगी, कई पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि अगर त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो उसका कुछ फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? क्या आपके लिए? देखिए, अभी आज से लेकर 23 मई तक कई प्रकार के विश्लेषण होंगे जी, कई समाचार विभागों के माध्यम से जी, लेकिन सत्य यह है आपका कि विभाग क्या कहता है? तो जनता जो बोलेगी वो पोलिंग बूथ पर आकर बोलेगी। एक सत्य ये है, त्रिकोण या चौगुना तरीके का वार ये सब विफल है। विजुअल निकाला है, उसमें आपका आक्रोश काफी देखा है हमने। संसद में आप एक सवाल का जवाब दे दी थी और बहुत गुस्से में आप आ गए। आइए सुनते हैं क्या कहा था स्मृति ईरानी ने तब। अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कर्म करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। इतना गुस्सा क्यों आ गया था आपको? क्योंकि झूठ बोल रहे थे। आपने बोला मैं सर कलम करके। हाँ बिल्कुल। वैसे तो आप बड़े इमोशनल इंसान भी हैं। नहीं, मैं देखिए अमित जी, ये जो इमोशन है ये तब आता है सामने जब आपके मन में और जबान में जो बात है उसमें कोई फर्क ना हो। लेकिन ये इंसिडेंट रोहित में मुलाकात था क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर बीजेपी को दलित विरोधी पेंट करने की कोशिश हुई और आपको दलित विरोधी मंत्री। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है जी। प्रधानमंत्री जी की जाति क्या है जी, बताइए? वो अपने आप को ओबीसी का कहते हैं। अपने आप को कहते हैं या हैं? ओबीसी। क्या कभी प्रधानमंत्री ने ये कहा मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे वोट दीजिए? कभी नहीं कहा। किसी ने यहां सुना है? प्रधानमंत्री ने कहा मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान का विकास करना चाहता हूं, हमें वोट दीजिए। जाति के आधार पर राजनीति कांग्रेस कर रही है, प्रधानमंत्री या बीजेपी नहीं कर रही। लेकिन अखिलेश यादव हमारे कार्यक्रम में कहते हैं कि अब दंगे करने वाले खुद सरकार में आ गए हैं तो दंगे होते नहीं है। आपका एजेंडा हिंदुत्व का है। देखिए ऐसा है, जो अपने पिता का नहीं हो सका वो किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है? जहां तक कौन किसका कितनी गुंडागर्दी या दंगाई करता है, उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए कि किसके राज्य में टिकट दिया है, किसके राज्य चुनाव। आप सोचिए उस परिवार की और उस पिता की, आप कहीं ना कहीं भावना सोचिए कि बेटा एहसान करेगा, यहाँ दे दिया पिताजी। ये संस्कार नहीं है हिंदुस्तान का। अपने पिता पर एहसान कर रहे हैं, सार्वजनिक मंच पे कह रहे हैं मैं पिता पे एहसान कर रहा हूं। भैया उनको मुबारक ऐसे संस्कार, हमारे घरों के संस्कार ये नहीं है। हम अपने परिवार पे, पिता पे कहीं ना कहीं अभिमान करते हैं, चाहे कितने भी साधारण क्यों ना हो। कोई बेटा यहाँ बैठा हुआ है अपने पिता को सार्वजनिक तौर पर खड़ा होकर जलील नहीं करता। अब उन्होंने किया, वो मुलायम सिंह जी का विषय है, मेरा नहीं। स्मृति ईरानी आप मॉडर्न इंडिया को भी रिप्रेजेंट करती हैं। किसने कहा? आप मॉडर्न इंडिया को इसलिए रिप्रेजेंट करती हैं किसने कहा? नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि युवा भारत को रिप्रेजेंट करती हैं। पिछले कुछ समय के अंदर हमने एक पॉलिटिक्स देखी जिसके अंदर जो विपक्ष का भी आरोप है और कई बार हमने आपके कई नेताओं के बयानों को भी सुना जिसमें हिंदुत्व कोर एजेंडा था। 2019 में हिंदुत्व एजेंडा होगा, विकास एजेंडा होगा, एजेंडा क्या होगा? क्योंकि गिरिराज सिंह कुछ बोलते हैं, बाकी नेता कुछ और बोलते हैं। मैं सब बयानों पर आऊंगा तो बड़ा समय निकल जाएगा। हिंदू है क्या? हिंदू वो है जो चाहता है कि अगर गरीब के पास रोटी ना हो तो उसे रोटी दी जाए। हिंदू है क्या? हिंदू है कि अगर आपके परिवार में, समाज में महिला हो तो उसका सम्मान हो। हम ये ना कहें कि महिला का विकास करना है बल्कि महिला द्वारा विकास करवाना है, वो हिंदू है। हिंदू है क्या जो कहे होली का रंग लगाने से पहले मैं ना जात पूछूंगा ना मैं धर्म पूछूंगा, होली का रंग लगाऊंगा? हिंदू है क्या
जो कहता है कि अगर मुझे दीप जलाना है दिवाली का तो उन अंधेरों को भी ढूंढूंगा जहां पर आज तक प्रकाश नहीं हुआ। हिंदू है क्या? विश्वास के साथ कहता है कि मैं सेतु बनाऊंगा और सीता जी को घर लाऊंगा। आपने सीता की बात करी, लेकिन राम मंदिर अभी तक नहीं बनवा पाया आप। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, आपका भारतीय जनता पार्टी सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बिल्कुल वही बनाएंगे और संविधान की मर्यादा में बनवाएंगे। गलत नहीं कहा। हमारा एकमात्र राष्ट्र ऐसा है जो वाकई में सेक्युलर है। प्रधानमंत्री ने संविधान की शपथ ली। यूएस से हम लोग, आप युवा भारत की बात कर रहे हैं, अगर आप यूएस को देखें तो यूएस का अगर कोई नोट देखेंगे तो उसमें लिखा होगा इन गॉड वी ट्रस्ट। हमारे नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर है। हमारे लिए संविधान सर्वोच्च है और इसीलिए अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि संविधान का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक मर्यादाओं में इस प्रश्न का उत्तर आएगा तो उसमें गलत नहीं है। वो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और यही बात लिबरल्स को खलती है कि अरे संविधान के प्रति इतना सम्मान। और मैं तो ये कहती हूँ मात्र मंदिर को ही नहीं, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा केंद्र में मोदी, यूपी में योगी, और फिर भी सबसे बड़ा प्रमाण है वो लोग जो दुष्प्रचार करते थे पूरे देश में कि बीजेपी अगर केंद्र में और प्रदेश में रही तो संविधान का अनादर होगा। आज इससे बड़ा प्रमाण क्या है कि केंद्र में और प्रदेश में दोनों में रहकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से संविधान की मर्यादा में, और अगर पर्याप्त रूप से संवैधानिक मर्यादा में नहीं आता कोई भी विषय तो हम चर्चा के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिवली उसका समाधान लाएंगे। ये गलत बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस कह रही है ट्रिपल तलाक पर ऑर्डिनेंस आ सकता है, तो रामलला पर ऑर्डिनेंस क्यों नहीं आ सकते? आप पूछवा लीजिए जी, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। इन लोगों ने तो कोर्ट में दस्तावेज दे दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है या राम भक्त बन रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने जाके कोर्ट में ये कह दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो चुनाव में राम का नाम जप रहे हैं। जब लोगों ने आज ऑर्डिनेंस आ सकता है तो राम मंदिर पर क्यों? ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, जवाब, क्योंकि ट्रिपल तलाक के संदर्भ में मैं बतलाना चाहती हूं सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बिद्दत के बारे में अपना निर्णय सुना दिया था। ये एक सच्चाई है। उसके बाद भी कुछ लोग ये जानते हुए कि ये गैर कानूनी है फिर भी 477 बहनें ऐसी हैं जिनको 3 बार तलाक बोलकर छोड़ दिया गया। सरकार पर ये आया कर्तव्य कि अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी महिलाओं के साथ इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हम ऑर्डिनेंस लेकर आएं। आप कांग्रेस की बात कह रहे हैं कि आपकी दिलचस्पी, मैं विपक्ष की दिलचस्पी बताती हूँ। मैं आपको विपक्ष की दिलचस्पी ये बताती हूँ। विपक्ष की दिलचस्पी ये है कि वो खड़े होकर कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 3 बार तलाक होने देंगे औरत का। अरे आप अपने सत्ता की भूख में एक मुसलमान औरत को सड़कों पर उतार देंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा मैं बताता हूं। राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक सम्मेलन में कहा कि हम आए तो ट्रिपल तलाक को कानून जो है उसको बंद कर देंगे। आज अगर कोई हिंदू पुरुष डाउरी लेता उसको जेल होगी? आज अगर कोई हिंदू पुरुष और उसका परिवार दहेज लेते देते किसी बहन को प्रताड़ित करे तो क्या उसको और उसके परिवार को जेल होगी? आज अगर वो व्यक्ति सती प्रथा में अपने आप को विलीन करना चाहे क्या उसको सजा होगी? तो फिर उसको सजा ना हो जो अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोल के यूं सड़क पे छोड़ दे। तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि सजा सत्ता में आए तो हटा देंगे। सुन लीजिए। और सजा क्या? एक सेकेंड, सजा की परिभाषा क्या है? जो ये सजा बोल रहे हैं उसकी परिभाषा क्या है? कि आप कानूनी तौर पर डिवोर्स दीजिए, बस इतना। कि जिन बच्चों को आपने पैदा किया उन बच्चों की आप चिंता कीजिए, बस इतना। कि आप मुसलमान बहन से दहेज ना मांगिए, बस इतना। तो राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू औरत से आप दहेज मांगे तो आपको जेल होगी, मुसलमान औरत से अगर आप दहेज मांगेंगे तो आपको जेल नहीं होगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद हमने एक सबूत गैंग को देखा इस देश के अंदर जो सबूत मांगने को आतुर है कि इमरान खान मांग रहे हैं सबूत, एक वो मांग रहे हैं सबूत। उनको आप क्या कहना चाहती हैं? दूसरा, क्या बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है? देखिए, उरी का जब बदला लिया गया तब तो कोई चुनाव नहीं था जी। तो अगर आप हर चीज को चुनाव की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से जोड़ेंगे तो आप देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं।
मेरा ये मानना है कि जो लोग आ रहे हैं बार बार सबूत मांगने के लिए, कुछ जो सबूत मांगते, सिद्धू हमारा कहां से हो गया भाई? आपके नहीं, कुछ नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोगों ने, पहले आप ही के थे। मैं इतना ही कहती हूँ जी, हाँ, मैं इतना ही कहती हूँ कि जो लोग प्रमाण मांगने आए हैं जी, अमीश जी, उन लोगों को ध्यान से देखिए। आज तक उनकी हकीकत छिपी हुई थी। आजकल वो जब बोल रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, इमरान खान के स्वर से उनके स्वर मिला रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि अब उनकी हकीकत कम से कम जनता के सामने आ तो रही है। आप भी क्योंकि कलाकार रही, कुछ कलाकार कहते हैं कि उनको देश में डर लगता है। नसरुद्दीन शाह को काफी डर लगने लग गया पिछले कुछ समय में। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं कलाकार रही हूं जी, तो मैं ये भी जानती हूं कि क्या डायलॉग बोलने से सुर्खियां बनाई जा सकती हैं। तो ये हेडलाइन मास्टर है सब। अगर अपने टैलेंट पे भरोसा है तो उसे काम निश्चित रूप से मिलता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि हेडलाइन बनाने की वजह से काम मिलेगा जी, तो उसने स्वीकार कर लिया है कि उसका टैलेंट परास्त हो चुका है। क्योंकि जब तक कलाकार थी अमीश जी, तब तक तुलसी बनकर कभी वोट नहीं मांगा। मैं आपको कुछ चंद्रशेखर रावण है, वो कहते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को और खासतौर पर स्मृति ईरानी को हम चुनाव जीतने नहीं देंगे किसी हाल में। और प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मुलाकात भी करके आएंगे। क्या कहना चाहती है? पॉलिटिकल जवाब क्या है आपका? कुछ नहीं। कुछ लोग हैं जो प्राण पाते हैं क्योंकि हम जवाब देते हैं, जैसे कि रामकृपाल जी ने कहा जी। और जिसको दूसरों का नाम लेके इस प्रकार से कटाक्ष करना है, लोकतंत्र है, बिल्कुल उनको आजादी है कि वो कटाक्ष करें, लेकिन न्याय तो पब्लिक करेगी पोलिंग बूथ पर। इस साक्षात कहने तो अरविंद केजरीवाल भी आए थे बनारस कहने तो कुमार विश्वास भी आए थे अमेठी। सुपड़ा साफ हो गया, ये भी इतिहास है जी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। और जब आप घर अपने गई और आप कितनी इमोशनल थी, वो विजुअल हमने निकाले हैं और मैं वो दिखाना चाहता हूं जनता को और आपको भी कि स्मृति ईरानी हमेशा गुस्से में नहीं रहती। जब हमेशा पॉलिटिकल जवाब देने में बहुत जिसे कहते हैं बहुत तत्पर नहीं रहती, वो इमोशनल भी होती हैं। आइए देखते हैं वो दृश्य। किचन याद आना। मुझे तुम बहुत बड़ा लगता था। मम्मी कहती थी ना झाड़ू पोछा करो, मुझे लगता था इतना बड़ा घर है, झाड़ू पोछा ही खत्म नहीं होता। ये दो विजुअल्स हैं। एक तो मनोहर पर्रिकर जी का जब निधन हुआ, आप वहां पर थी, तब आप बहुत इमोशनल हो गई, भावुक हो गई। एक आप जब अपने घर में गई, पुराने घर में गई, तब बहुत भावुक हो गई। स्मृति जी, ये भी एक मनोहर पर्रिकर के बारे में जब देश भर ने जाना, कहीं ना कहीं सबको ऐसा लगा कि किसी अपने को खोया, कि किसी को जानते थे उसका देहांत हुआ। ये बहुत कम लोग जानते हैं। 2014 के चुनाव में मनोहर पर्रिकर अमेठी आए थे और बहुत साधारण सी गाड़ी में बैठे और चुपचाप अकेले अमेठी का दौरा कर रहे थे। और शाम को जब वो लौटे, मैं 18 साल 20 साल उनके साथ काम करती रही हूं, उन्होंने कहा, स्मृति, गांव में लोगों के पैर में चप्पल नहीं है, ये कैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? मैंने कहा, सर यही अब हकीकत है अमेठी की। अमीश जी वो गोवा लौटे, 25,000 चप्पलें उन्होंने इकट्ठी करवाई लोगों से चंदा ले लेकर। चुनाव के बाद वहां चप्पलें भेजी, जिस जिस गांव में गए उन्होंने देखा। चुनाव के बाद भेजी, चुनाव के बाद भेजी। और अमेठी में 2 गांव ऐसे हैं जिनको मनोहर पर्रिकर ने, तब वो रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने गोद लिया। और उन दोनों गांवों में आज जब उनका निधन हुआ तो श्रद्धांजलि में जनता ने आकर कहा कि दीदी कुछ भी करो, एक पर्रिकर जी की मूर्ति हमको दे दो ताकि हम प्रणाम कर सकें। तो मेरे भाई साहब कह रहे थे कि सब शतरंज के खिलाड़ी एक दिन जाएंगे, कम से कम इतना तो निश्चित है भाई साहब, आज मनोहर पर्रिकर जब भगवान से मिल रहे हैं, तब अमेठी की जनता तो भगवान को ये निश्चित रूप से कहती है कि जिस व्यक्ति ने मेरी पैर की चप्पल तक दिलवाई, भगवान उसको स्वर्ग में बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम दे। और आप जब अपने घर गई तो बड़ा इमोशनल हो गई। इतनी लंबी जर्नी को आप जब देखती हैं, आपने मीडिया में काम करा, उसके बाद
आपने पार्टी में काम करा, आपने WHO के साथ काम किया, उस जर्नी को जब आप देखती है तो उसको देखकर आप भावुक हो गई? मुझे लगता है बहुत हम सब सौभाग्यशाली हैं। कितने ऐसे यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने जीवन की शुरुआत 98-94 से की है। मैं जब गई पुराने घर, आज वो किसी ड्राई क्लीनर का एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस बन गया है, और जिसकी वो दुकान है ड्राई क्लीनिंग की, उन्होंने कहा बेटा हम यहाँ कपड़े धोते हैं, तुम वहां दुश्मनों को धो। जी। तो एक साधारण सा माहौल जहां पे एक डॉल खरीदने का पैसा नहीं था, वहां जब लौट के जाएं और जब मोहल्ले के लोग आसपास आके आशीर्वाद दें तो निश्चित रूप से भावुक इंसान हो ही जाता है। लेकिन जैसे आलोक जी ने शुरुआत की कि मंत्रालय कई रहे, किसका सबसे सुखद अनुभव रहा? आलोक जी, दिल्ली में एक टेंट वाले स्कूल में मैं पढ़ती थी, तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि पक्की इमारत वाले कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा जाए। तो उस टेंट वाले स्कूल में एक नेपाली चौकीदार रहा करते थे, और उनकी दिक्कत ये होती थी कि स्मृति जब उस वक्त थी वहां पे, तो कहती थी पहले सारी लड़कियों को घर छोड़ा जाए फिर मैं घर जाऊंगी। तो वो पूरा दिन परेशान रहते थे कि अभी किसी को घर छोड़ने के लिए निकल पड़ी होगी, तो पीटते थे पकड़ के मुझे। तो जब मैं HRD मंत्री बनी तो मैं अपनी गाड़ी लेकर बिना किसी PSO के किसी के स्कूल के सामने जाकर मैं मिलना चाहती थी लोगों से। तो चौकीदार काफी वृद्ध थे, वहां थे, तो उन्होंने मुझे देखा, खुश हो गए, अरे कहाँ नौकरी लगी है। तो उनको पता नहीं था कि मंत्री है क्या है, तो उन्हें झांक के देखा तो सरकारी गाड़ी थी बाहर। कहते सरकारी नौकरी मिली है? मैंने कहा हाँ। तो कहते अरे सबसे अच्छी नौकरी है, पेंशन अच्छी लगेगी। तो उनको पता नहीं था कि मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं। तो मेरे जीवन का अगर सबसे सुखद अनुभव है तो वो ये है कि HRD मंत्री बनने के बाद जब मैं स्कूल में गई तो चौकीदार काका को उनके जीवन का सबसे बड़ा संतोष था कि पेंशन वाली नौकरी लग गई है। एक मेरे को ध्यान में आता है कि इस दौर में आपके ऊपर बड़े निजी हमले भी हुए। कांग्रेस के एक बड़े वरिष्ठ नेता है संजय निरुपम, उन्होंने एक बहुत ही भद्दा बयान दिया, तब आपको ऑब्वियसली बुरा लगता होगा, लेकिन क्या कहने का मन करता है? मैं 2012 में कांग्रेस की अभद्र टिप्पणियों को लेकर कोर्ट में गई। जी। आज 2019 में 7 साल हो गए मुझे। जब भी कोर्ट की तारीख लगती है तो पटियाला हाउस में जाकर चोर, उचक्कों, रेपिस्ट के साथ, कातिलों के साथ खड़ी हो जाती हूँ न्याय मांगने के लिए। जी। तो मुझे विश्वास है कि 7 साल लगे या 10 साल, न्याय तो होगा भाई साहब। ये लिस्ट अभी भी कोर्ट में होगा। ये दौर अभी भी जारी है। अजीत सिंह RLD के नेता है, वो कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हट्टी कट्टी गाय आ गई है, स्मृति ईरानी घूम रही है। ये बयान। मेरा बेटा है 18 साल का हो जाएगा इस साल, मेरी बिटिया है 16 साल की हो जाएगी। कोई भी महिला जानती है कि उसके बच्चे, पति, घर के बड़े जब पढ़ते हैं ऐसे बयान जी, तो कहीं ना कहीं उन्हें चोट लगती है। लेकिन मैं चाहती हूं कि अपनी बेटी को मैं बतलाऊं जीवन में कि कटाक्ष चाहे कितना भी हो, सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम सफल हो। संस्कारों की राह पर चलो, जो लोग पत्थर मारते हैं उन पत्थरों से अपने लिए सफलता की सीढ़ी बनाओ। मैं रामचंद्र गुहा को कोट कर रहा हूं, घमंड और अज्ञानता का घातक सम्मिश्रण थी स्मृति ईरानी, ये उन्होंने बयान दिया। क्या कहती हैं आप? कुछ नहीं, नो कमेंट्स। कुछ नहीं। मैंने जैसे कि ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े जिन लोगों ने मेरी वजह से खूब कमाया कांग्रेस पार्टी से। जी। तो मेरा तो ये मानना है, मेरी वजह से अगर किसी के घर की रोटी चल रही है मुझे गाली देके भी, तो उनको मुबारक। सुरजेवाला साहब ने कहा पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपना संतुलन खो बैठे हैं, बिना सर पैर के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बेचारे जो इतने बड़ा हार का झटका सह चुके हैं, उनको और क्या बोलूं। उनके खिलाफ तो जनता बोल चुकी है पोलिंग बूथ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। और चलते चलते मैं आपकी 3 पंक्तियों से इस कार्यक्रम का अंत भी करता हूं, आइए सुन लेते हैं। सपने पूरे तब होते हैं जब संकल्प हो, सपने पूरे तब होते हैं जब विश्वास हो, सपने पूरे तब होते हैं जब शुरुआत हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम में आने के लिए, जनता जनार्दन के बीच और अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच।